हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। हमने अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, जहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ हमने डिफरेंशिएशन के हर एक रूल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिए, क्योंकि आपको अगर जब तक डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक मैंने पहले भी बात किया था कि आपको 11th में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए क्योंकि कहीं भी कोई भी चैप्टर जब आप पढ़िएगा, चाहे वो 11th का हो या 12th का हो, हर जगह आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल ही जाएगा। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी को समझने वाले हैं। कुछ डिफरेंशिएशन को स्लोप से रिलेट करेंगे और समझेंगे कि हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी स्लोप से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्लोप के बारे में समझते हैं, फिर इस पर हम बेस्ट ढेर सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं, ताकि जो भी कंसेप्ट हमने सीखा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है, उन चीज़ों को हम एक्चुअली समझ पाए, क्योंकि फाइनली हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर स्लोप होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि स्लोप को डिफरेंशिएशन से हम किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बस ध्यान से सुनते चले जाइए। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अभी, बस ये आपको अच्छे तरीके से समझा देगा कि क्या होता है स्लोप, किस तरह से स्लोप और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या हमने लिखा है कि tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में जब पढ़ा था तो वहां पे हमने बात किया था एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल का जो मेजरमेंट किया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते। फिर बोला गया है कि इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। क्या समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, इसी को तो समझना है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan, है ना। अब फिर आगे क्या लिखा है tan ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्राफ लिखा हुआ है। सपोज कीजिए ये हमने y एक्सिस लिया, ये हमने x एक्सिस लिया, फिर हमने जरा ध्यान दीजिए एक स्ट्रेट लाइन लिया। अब देखिए आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया। तो हम आगे पढ़ करके ग्राफ वाले कर्व को पढ़ने वाले हैं। जब हम इससे मैथमेटिकल टूल्स से बाहर जब निकलेंगे और जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी अगर कर्व गिवन है तो उसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। अब देखिए अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पे रेक्टिलिनियर में जो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए वही रहेगा पूरा फिजिक्स में, क्योंकि आपको केमिस्ट्री और बायो में तो ये नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो आप मैथ वाले अगर स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ तो पढ़ाया ही जाएगा, प्लस साथ में आपको मैथ में भी पढ़ने को मिलेगा जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसमें स्लोप समझेंगे कि स्लोप क्या होता है। बात रही यहाँ कर्व को हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ कर दिया, तो ये हम आगे जब कर्व वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि किसी भी टाइप का अगर मुझे इक्वेशन दे रखा है तो उसका कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बस जो दे रखा है अभी आप उस पर फोकस कीजिए, अभी बस इसको स्लोप को समझने की टारगेट रखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि जो लाइन होती है, यानी अगर कोई मान लीजिए ये लाइन है, ये हमने एक लाइन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये इस लाइन का इक्वेशन है। समझ में आया? अब ये इक्वेशन कैसा होगा नहीं होगा उससे अपने को कोई लेना देना अभी नहीं है, बस हमें ये दिया गया है कि ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इस स्ट्रेट लाइन का ये एक इक्वेशन है। अब वैसे अगर हम बात करें तो 10th लेवल तक आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़े भी होंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, पढ़े थे कि नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अभी जानने की जरूरत भी नहीं है। तो सपोज कीजिए आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ये एक स्ट्रेट लाइन दिया है और उसका कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है, ये आपको बताया गया है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये y एक्सिस लिया हमने, ये x एक्सिस लिया, तो जरा ध्यान दीजिए ये जो लाइन है वो x एक्सिस से जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि x एक्सिस से ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक तरह से आप ये ऐसा समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस वाले एंगल को हम 0 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा समझिए। और हमने जब स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जब चीज़ें सीख रही थी, यानी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हमने जब बात किया था तो वहाँ पे हमने एंगल के बारे में बात भी किया था। तो ये हम 0 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, यानी जो भी एंगल हम मेजर करेंगे हम यहीं से मेजर करेंगे। तो ये बताइए ये जो लाइन आपको मिला है वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे मिला है या नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। तो यहाँ से आप कितने एंगल एंटी क्लॉकवाइज गए? तो वो गए हम थीटा। क्या ये बात समझ में आया? तो tan ऑफ थीटा जो होगा उसी को हम स्लोप बोलते हैं।
यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको अगर मैं 10 के साथ लिख दूं तो वहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं बोलने वाला हूं स्लोप ऑफ द लाइन। क्या ये बात समझ में आया? क्या अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या केवल स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप डिफाइन करेंगे? तो आगे देखिए यहां पे हमने कुछ और कर्व बनाए हैं, तो उसको समझने के लिए यहां पे हम अच्छे से समझ लेंगे। तो बस अभी आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई लाइन यानी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से यानी जो इस वाले एक्सिस से, आप देखिए यहां पे एक्स लिया है लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहां पे हमेशा एक्स हो, ठीक है। अब वो अलग होगा तो क्या होगा उसको हम समझने वाले हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो 10 के साथ जब हम इसको लिखेंगे थीटा को तो इसी को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। क्या ये बात समझ में आया? यानी यहां पे अगर आप स्लोप लिखेंगे, स्लोप को शॉर्टकट में एम से डिनोट करते हैं, तो यहां पे एम को हमने स्लोप लिखा जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। यानी tan को हमें थीटा के साथ यहां पे इस दोनों को वैल्यू निकाली। अब tan थीटा हमें मालूम होता है। अब देखिए आपको पहले भी मैंने सारे साइन कॉस टेन जो भी होते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखा था, आप उसको अच्छे से याद कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो यहां पे जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वही आ जाएगा इस लाइन का स्लोप। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पे हमने कुछ और भी रिजल्ट लिखे हैं, तो इसको समझने से पहले हम इस साइड वाले ग्राफ को समझ लेते हैं। ये अगर हम समझ लेते हैं उसके बाद ये वाले आराम से जो रिलेशन लिखा है ये फाइनली आप समझ लीजिएगा। जो ओवरऑल जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है वो यही है जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो इसको समझने से पहले चलिए इधर हम ध्यान देते हैं और यहाँ पे दोनों ही कर्व को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक्चुअल मीनिंग स्लोप का क्या होता है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए y और x एक्सिस है, ऐसा हमने ऐसा जूम किया है। कोई जरूरी नहीं है कि y हो या x हो सकता है ये x हो ये t हो सकता है ये v हो ये t हो, जैसे कि हमने वेलोसिटी के बारे में v के बारे में बात किया था, हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, हम वन बाय वन करके हर एक चीज को देखने वाले हैं। तो अभी आपको ये y दिया है, ये x दिया है और ये कुछ इस तरह से कर्व गिवन है। अब देखिए ये जो कर्व है इस कर्व का इक्वेशन है, सपोज कीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिया हुआ था। अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वो कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, वो कर्व का भी हो सकता है, वो इलिप्स का भी हो सकता है, पैराबोला किसी का भी हो सकता है। हम जब कर्व पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। बस अभी आप फोकस करिए, ये जो कर्व दे रखा है इसका जो फंक्शन है इक्वेशन है, क्योंकि कोई ना कोई इक्वेशन ही होगी अगर कर्व ड्रॉ किया गया है, तो वही एफ ऑफ एक्स दे रखा है। बस अपना काम अभी इतना से है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें हमने क्या किया है, 3 पॉइंट लिया है, यानी जो एक्चुअल कर्व है वो कर्व जरा ध्यान दीजिएगा तो यहां से इस तरह से घूम करके बस यहां तक आया है और इस कर्व के ऊपर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। और हमें फाइंड ये करना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट का बताओ स्लोप कितना होगा। अब जरा आपके माइंड में थोड़ा सा बत्ती जरूर जला होगा कि हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज स्लोप करने के लिए पूछा है। हमने क्या बोला अभी कि पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे स्लोप कितना होगा, यही तो पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं यानी वो किसी न किसी पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आया? अब पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी अभी समझना बाकी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जैसे ही स्लोप आपको ए पॉइंट का पूछा जाता है कि बताओ कि ए पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, यानी ए पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसका स्लोप कितना होगा। क्योंकि देखिए यहां पे जो हमने स्लोप डिफाइन किया था वो हमने क्या बताया था कि एक्स एक्सिस के साथ लाइन ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बना रहा है उसको 10 के साथ लिखेंगे, उसको स्लोप बोल रहे। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कितना स्लोप होगा। इसका मतलब पे वाला जो पॉइंट है ना कि ए पे कितना स्लोप है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए पॉइंट पे अगर टेंजेंट मानता हुआ अगर मैं एक लाइन खींचूं तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा, वही ए पॉइंट का स्लोप हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा। जरा ध्यान दीजिए, अब यहां पे टेंजेंट का मतलब क्या है। सपोज कीजिए ऐसा है, एक पॉइंट हमने यहां पे पी लिया, एक पॉइंट हमने एक पी लिया, ये कोई कर्व दे रखा है और हमसे ये बोला जा रहा है कि बताओ पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो टेंजेंट का मतलब आप शायद जानते भी होंगे, 10th में आपने पढ़ा भी होगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब एक ऐसी लाइन खींचनी है उस पॉइंट से होते हुए जो कि केवल उसी पॉइंट को टच करे। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे पी पॉइंट है तो इसको मैं अगर टेंजेंट खींचूंगा तो ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, जो केवल और केवल पी पॉइंट एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए कर्व को आगे निकल जा रहा होगा।
तो P पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस P पॉइंट पे जो स्लोप आपने ड्रॉ किया है टेंजेंट के, जो आप कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कर्व स्ट्रेट लाइन खींचा है, जिसको मैं टेंजेंट बोलने वाला हूं, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आया? जो कि किसी पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा होगा, जो कि यहाँ पे P पॉइंट है। तो इस टेंजेंट को जरा ध्यान से देखिए, क्या एक लाइन नहीं है? और अगर एक ये लाइन है तो अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं और इसको मैं एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस एज्यूम करूं, सपोज करिए इसको मैं एज्यूम करूं, तो यहां से बताइए ये क्या टेंजेंट यहां से कुछ एंगल नहीं बना रहा है? तो ये जो भी एंगल बना रहा होगा, क्या सिमिलर इसी टाइप का कंडीशन बनेगा? तो इस एंगल को अगर मैं tan के साथ यानी tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा और जो भी आएगा वही हो जाएगा इस P पॉइंट पे स्लोप। क्या ये बात आपको समझ में आया? और चलिए इसको और अच्छे तरीके से इस वाले कर्व से समझते हैं, आपको और भी बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा अपना फोकस बना के रखिए ताकि जो भी यहाँ पे समझा रहा हूं वो आप तक थोड़ा बहुत पहुंच जाए। अब स्टार्टिंग में जैसे ही थोड़ा बहुत पहुंचना स्टार्ट होगा, एक बार जब लिंक बन जाएगा ट्रांसफर का, तो फिर ऑटोमेटिक अपने आप सारी चीजें ट्रांसफर होने लग जाती है। बस थोड़ा सा आप लिंक बनाने की कोशिश कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने अभी बोला कि ए पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप कितना है, वही हो जाएगा ए पॉइंट का स्लोप। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए पॉइंट हमने लिया, ए पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल ए पॉइंट को टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो हमने क्या किया, ये डॉटेड लाइन एक ए पॉइंट को टच करता हुआ ऐसा हमने एक लाइन खींचा है जो कि एक्स एक्सिस पे यहाँ कहीं कट कर रहा है। समझ में आया? तो अगर नहीं भी करता तो मैं पीछे, जब तक पीछे एक्सटेंड कीजिए जब तक ये कट नहीं कर जाए, ताकि आपको ये एंगल दिखाई दे। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ए पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो इस एक्स एक्सिस से थीटा ए एंगल बना रहा है। ए पॉइंट का ये थीटा बन रहा है, इसलिए हमने इसको थीटा ए बोल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए पॉइंट का जो स्लोप होगा वो tan थीटा ए होगा। यानी मैं सिंपल ये बोल सकता हूं कि यहां पे जो एम ए लिखा हुआ है वो हो जाएगा tan ऑफ थीटा ए। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज और पता चल रहा होगा कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री से छोटी है। कैसे पता चला? तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 90 डिग्री अगर मैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ऐसे ही बनेगा। अब ये जो टेंजेंट है इससे तो इधर ही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थीटा ए है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। और अगर 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया tan थीटा क्या, हर एक चीज पॉजिटिव होता है। हमने बहुत पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइम पे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो tan थीटा है क्या वो पॉजिटिव वैल्यू देगी या नहीं देगी? क्यों? क्योंकि जो थीटा ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में है। और 0 90 डिग्री के बीच में है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। इसलिए जो एम ए की वैल्यू होगा, यानी जो ए पॉइंट पे स्लोप होगा उसको मैं एम ए बोल रहा हूं, जो एम ए की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आया? वो कितना होगा नहीं होगा वो तो मैं थीटा जब देगा तो वहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें केवल अभी ये समझना है कि स्लोप पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या क्या होगा। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आया? तो इसी चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये जो बी वाला पॉइंट है इस कर्व का सबसे टॉप वाला पॉइंट है और हमें फाइंड करना है कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि बी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का जो स्ट्रेट लाइन बन रही होगी उसका स्लोप कितना है वही तो कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, बी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। और जरा ध्यान से आप देखिएगा तो आपको एक चीज एकदम पता चलेगा कंफर्म कि यहां जो बी पॉइंट है, अगर ये टॉप पॉइंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, अगर ये टॉप पॉइंट है तो मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। यानी यहां पे जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है बी पॉइंट पे वो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो जब दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। अगर एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है तो 0, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180। समझ में आया? तो यहाँ पे हम 0 90 डिग्री के बीच में इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये जो बी पॉइंट पे स्लोप है और ये जो एक्स एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब जो बी पॉइंट पे थीटा होगा वो 0 डिग्री है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है मतलब थीटा 0 डिग्री। और अगर थीटा अगर बी पॉइंट पे 0 डिग्री है तो आप क्लियर बता सकते हैं कि जो बी पॉइंट पे स्लोप होगा एम बी वो किसके इक्वल होगा? तो tan थीटा बी बोल सकता हूं, और यहां पे tan थीटा बी का वैल्यू बोल सकता हूं 0। इसका मतलब क्या हो? 0।
क्योंकि जो tan 0 डिग्री होता है, जो tan 0 डिग्री होता है वो कितनी होती है, 0 होती है उसकी वैल्यू। अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो यानी यहाँ पे जो बी पॉइंट पे जो स्लोप बना, यानी जो हमें निकालनी है टेंजेंट का स्लोप बी पॉइंट पे, उसका कितना आया, 0। तो यहां से हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखते हैं। तो अभी मैं जो लाइन बताने वाला हूं उसको आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा। अपने लैंग्वेज मतलब हो सकती है इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, या फिर तेलुगु हो, कुछ भी, चाइनीज वगैरह कुछ भी चलेगा। बस आपको फाइनली वो पॉइंट समझ में आना चाहिए। आप अपना देहाती लैंग्वेज में लिखिए बिल्कुल, ताकि जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो अभी मैं क्या लिखवाने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने क्या बोला, या मान लीजिए बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, तो अभी मैं क्या बोलने वाला हूं कि जो लाइन नीचे वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखिए यहां पे कोई जरूरी नहीं है हर बार एक्स एक्सिस हो सकता है यहां टी हो, जो भी हो। यानी जो ये हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस है, अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के पैरेलल हो गया तो फिर वहां पे जो स्लोप होगी वो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो आगे चल के इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ये अच्छे से अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका जो स्लोप होगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। बस ये आपको याद भी होना चाहिए। और 0 क्यों हो जाएगा वो यहां से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां थीटा 0 है तो tan थीटा 0 मतलब 0, और tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। क्या ये बात समझ में आया? अब चलिए इसी तरह फटाफट सी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। अब बताइए, अगर मैं सी पॉइंट की बात करूंगा तो मुझे क्या करना है, सी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। अब देखिए मैं पॉइंट वाइज बात कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना चाहे उतना स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यही पॉइंट यूज होगा जो अभी मैं समझा रहा हूं, पॉइंट वाइज। तो जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर सी पॉइंट की अगर हम बात करें कि फाइंड स्लोप ऑफ पॉइंट सी, इसका मतलब क्या हुआ, सी पॉइंट पे स्लोप हमें निकालना है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो हमने अभी समझाया कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, बस उस पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन जाना चाहिए। तो हमने सी पॉइंट को टच करता हुआ एक डॉटेड लाइन खींचा, आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है। अब बताइए यहां पे अगर मैं थीटा की बात करूं तो यहां पहले वाले यहां से आपने समझा है कि हम जो थीटा मेजर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इसीलिए यहां पे हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस ये रहा, इसलिए हमने थीटा सी को यहां से मेजर किया है यहां तक। क्या ये बात क्लियर हुआ? आपके माइंड में ये भी आ सकता है, ये भी तो थीटा है। तो हमने क्या बोला है अभी कि हम जो थीटा मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं सी पॉइंट पे बात करूं कि थीटा सी कितना होगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी एट पॉइंट, स्लोप एट पॉइंट सी, एम सी। ठीक है, जो भी मतलब हमें एम सी यहां पे बात कर रहे हैं, यानी सी पॉइंट पे कितना स्लोप होगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूं यहां से, यानी tan ऑफ जो सी पॉइंट पे थीटा होगा, यानी थीटा सी बोल दीजिए। और आप एक चीज क्लियर बता सकते हैं कि जो थीटा सी की वैल्यू होगी, यानी यहां से थीटा सी की जो वैल्यू है 180 और 90 के बीच में है। कैसे हमें समझ में आया? तो बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे देखिए, अगर मैं 90 डिग्री, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के 90 डिग्री वाले लाइन खींचूंगा तो कुछ ऐसे ही आएगा। और ये थीटा सी देखिए, इससे भी इधर है और इससे भी इधर है, तो यहां तक 90 और 90 से ज्यादा, और 180 अगर होता तो यहां से यहां 180 होता, मतलब ये 90 180 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, 90 और 180 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, तो ये tan थीटा, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, जल्दी बताइए क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? तो निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था। क्या ये बात आपको समझ में आया? tan थीटा किस में पॉजिटिव होता था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह ये सब यूज होने वाला है। समझ में आया? तो जरा ध्यान दीजिए, यानी ये जो लाइन है यहाँ पे जो थीटा सी बना वो 90 180 के बीच में है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं tan थीटा निगेटिव होता है, इसका मतलब ये जो MC हुआ स्लोप एट पॉइंट C वो लेस देन 0 हो गया। क्या ये बात आपको क्लियर है? तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है MC इज लेस देन 0। तो ये आपको तो अब समझ में आ चुका होगा कि स्लोप कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ 0 होता है और कहाँ निगेटिव होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। जहां पे थीटा 0 90 के बीच में रहेगा, इसका मतलब कहां पे है वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब tan थीटा जो होगा पॉजिटिव। जहां पे थीटा 0 है, यानी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहां पे इसका स्लोप हो जाएगा सीधा 0। सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि थीटा 0। यहां पे देखिए, यहां पे थीटा अगर हम देखेंगे तो थीटा 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच में है। तो जब थीटा 90 180 डिग्री के बीच में रहेगा, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, आप क्वाड्रेंट से सोचे, क्योंकि हमें फाइनली यही तो बताना है कि tan थीटा सी
पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसका मतलब ये tan जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है ये पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा जो है वो 90 और 180 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि tan थीटा निगेटिव होगा, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ से जो स्लोप हो गया वो निगेटिव हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया? चलिए देखिए, अभी तक मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि जो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको 100% आ रहा होगा, और अभी आना भी नहीं चाहिए। अगर अभी आ जाएगा फिर आगे न्यूमेरिकल में क्या समझेंगे? तो कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए समझने का। बाकी इसमें क्या कंसेप्ट है नहीं है, हम किस तरह से कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 110% मैं लिख के दे रहा हूं, आपको क्लियर हो ही जाएगा। नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं। क्या समझ में आया? इसलिए आप बस थोड़ा सा फोकस करिए समझने की। बाकी समझना कैसे हैं, कैसे हम डेफिनेटली तरह से समझ जाएंगे आगे न्यूमेरिकल से हम समझने वाले हैं ना, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो बस आप यहाँ पे फोकस बनाइए। अब चलिए इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि स्लोप और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन यहाँ पे एक दूसरे में देखने को मिलेगा, उसको भी हमें उतने बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इसी तरह से कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, हमने वही चीज फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश किया है, और आपको मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ। जरा ध्यान दीजिए, ये बताइए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें फाइंड करना है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा। सिंपल, हमें फाइंड करना क्या करना है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लाइन लिया था वैसे ही यहाँ भी लाइन लिया। फिर हमने क्या किया, इस पे 2 पॉइंट लिया। हमने एक ए पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक हमने दूसरा पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है ये x2, y2। क्या क्लियर है? क्योंकि ये जो लाइन होगी उस पर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और कोऑर्डिनेट समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपने 10th में पढ़ रखा है। तो ठीक है, हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया। फिर हमने क्या किया, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग बताइए y2 है, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा y2, यहाँ पे y1 है मतलब y कोऑर्डिनेट y1। फिर यहाँ पे बताइए x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो नीचे आएंगे तो x1 मिलेगा, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो x2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ का x कोऑर्डिनेट x2 है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया, इस वाले लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड किया। तो जैसे ही हमने इसको आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। जरा ध्यान दीजिए, क्या ये वाला ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब हमें निकालना क्या है, इस लाइन का स्लोप, और स्लोप अभी अभी हमने पढ़ा था होता क्या है, tan थीटा। तो उसी कंसेप्ट का हमने यूज किया कि स्लोप होता है tan थीटा। इसका मतलब मुझे अगर tan थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भैया, बस ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? तो देखिए, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन थीटा बना रहा है, तो ये भी लाइन सेम ही है ना, तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बनाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। फिर हमने क्या किया कि यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है वो y2 है, और यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है वो y1 है। हमें क्या चाहिए, इस ट्राइंगल का ये वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे निकालना है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आप जानते हैं। तो इसके लिए परपेंडिकुलर यहां से यहां हो जाएगा, और बेस की बात करें तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो जरा ध्यान दीजिए, हमें कुछ नाम भी डाल देता हूं, ए बी, और चलिए यहां पे मैं सी ले लेता हूं। तो अगर यहां पे मैं समझाने के लिए बस यहां पे आपको लिखूं कि tan c कितना होगा, सॉरी tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा आप क्या लिखेंगे, BC डिवाइडेड बाय AC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी BC डिवाइडेड बाय AC। क्या ये बात समझ में आया? तो इसी कंसेप्ट का यूज करना है, क्योंकि tan थीटा को ही हम स्लोप बोल रहे हैं। तो ये थीटा है तो ये tan थीटा जो भी आएगा वही स्लोप हो जाएगा इस पूरा लाइन का। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है इस हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का हमने यूज किया। अगर ये y2 है, ये y1 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1 होगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर देखिए, यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो बीच का कितना होगा, तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये गैप मिल जाएगा x2 माइनस x1। यानी इस ट्राइंगल का हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल चुका है। परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, बेस जो है वो x2 माइनस x1 है। फिर हमने यही tan थीटा का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है, डिवाइडेड बाय जो बेस है, जो कि यहाँ पे लिखा AC, तो AC क्या हो गया यहाँ पे x2 माइनस x1। तो ये जो है यही होगा इस लाइन का स्लोप। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो और उसका अगर स्लोप निकालना हो, मान लीजिए कोई लाइन है जिस पे 2 पॉइंट दे रखा है, या सिंपल ऐसा पूछा जा रहा है कि 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन का स्लोप फाइंड करो, तो आप इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। समझ में आया? लेकिन ठीक है, ये तो हमें एक फॉर्मूला मिल ही गया कि 2 पॉइंट फॉर्म में अगर स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हम आराम से इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हमने क्या किया, यहाँ देखिए ये फाइनल y माइनस इनिशियल y लिखा है ना, y2 माइनस y1 को, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डेल्टा y? डेल्टा y का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y,
कि y में कितना का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज कितना का हुआ, y2 माइनस y1, इसको मैंने डेल्टा y बोल दिया। फिर x2 माइनस x1 क्या लिखा हुआ है, चेंज इन x ही तो लिखा है, फाइनल x माइनस इनिशियल x। देखिए फाइनल x माइनस इनिशियल x करेंगे तो चेंज इन x ही तो लिखा है कि x में कितना का चेंज हुआ। तो देखिए अगर इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, आगे हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको फिर से वापस आने वाली है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैथमेटिकल टूल्स में वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो हम 11th 12th पूरा होल फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, तो आगे यूज होगा वहाँ पर और अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। तो ये बताइए यहाँ पे हमने tan थीटा क्या लिखा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये लिखा हुआ है चेंज इन y, फिर यहाँ लिखा हुआ चेंज इन x, फिर इसी को हमने क्या किया dy अपॉन dx लिखा। डेल्टा को समझ लीजिए हमने d से रिप्लेस कर दिया बस अभी के लिए, और यहाँ का डेल्टा को हमने d लिख दिया। एक्चुअली हम ये क्यों लिखते हैं, तो वो इसलिए लिखते हैं कि अगर डेल्टा y अगर स्मॉल है, जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है, ये x में जो चेंज है डेल्टा x वो बहुत ही छोटा है, तो स्मॉल चेंज के लिए आप dy लिख सकते हैं, और नीचे डेल्टा x अगर स्मॉल है तो उसको आप सिंपल dx लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब ऐसा समझिए, डेल्टा का मतलब है लार्ज चेंज के लिए, और डी का मतलब है स्मॉल चेंज के लिए। छोटा दिख रहा होगा ना डी, छोटा सा डी, तो ये स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है। क्या ये बात समझ में आया? बाकी आपको मैंने फिर से बोल रहा हूं कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूं जो काम का है उस पर फोकस करना है। अब चलिए फाइनली हम देखते हैं, इतना समझने के बाद आपको ये नोट नहीं करना है, चाहे आप चाहे तो साइड में नोट कर लीजिएगा, लेकिन ठीक है आपको मेनली ये नोट करना है। अब चलिए हम फाइनली समझते हैं कि हमें स्लोप के बारे में क्या पता होना चाहिए। जो हमें समझना था, जो हमें करना था वो कर चुके हैं, लेकिन हमें जो आगे यूज करना है, जो हमसे पूछा जाएगा, जो हमें कंसेप्ट अप्लाई करना है, वो हमें कौन सा पार्ट आना चाहिए कि ये सारी चीजें रटा हुआ होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपका माथा खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको मालूम क्या होना चाहिए, तो वो मालूम होना चाहिए आपको बस ये वाला लाइन। इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको ये लाइन मालूम है मतलब आपको स्लोप के बारे में अच्छे से मालूम है, बाकी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था, स्लोप को क्या बोलते हैं m, इसी को हमने क्या बोला tan थीटा, और थीटा क्या अभी समझा है, और इसी को हम dy बाई dx भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसको समझिए, यहां पे आपको क्या दे रखा था, ये कर्व दे रखा था y इक्वल टू f ऑफ x, और आपको फाइंड करना था कि a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट पे बताओ कि स्लोप कितना होगा। तो यहां पे बताइए, यहां पे तो आपको थीटा वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या हम स्लोप नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि जो स्लोप होता है वो tan थीटा भी होता है। यानी ये मतलब हुआ कि अगर मुझे थीटा मालूम होगा तो मैं स्लोप को tan थीटा से निकालूंगा। लेकिन अगर स्लोप में मान लीजिए अगर थीटा मालूम नहीं है, और मान लीजिए अगर जो कर्व दिया है उसका इक्वेशन मालूम है y इक्वल टू f ऑफ x, तब हम स्लोप को कैसे निकालेंगे? तो तब हम स्लोप को dy बाई dx करेंगे, और dy बाई dx कैसे करेंगे ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, उसमें कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर थीटा दिया रहेगा तो आप स्लोप इक्वल टू tan थीटा से निकालिए। अगर ये कर्व का इक्वेशन दिया है तो आप उसी स्लोप को dy बाई dx लिखिए, और dy बाई dx का मतलब वही डिफरेंशिएशन है जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। क्या समझ में आया? तो मान लीजिए y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, और सपोज करिए आपको a पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो आप इसको क्या करिएगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूं। आप इसको सिंपल क्या करिएगा, y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, आपको b पॉइंट पे फाइंड करना है कि बताओ b पॉइंट का mb जो होगा स्लोप होगा कितना होगा। तो आप कुछ भी ना करें, आप सीधा क्या करिए, जो स्लोप होगा वो सिंपल dy बाई dx होगा, ये जनरल स्लोप आ जाएगा। हमें कहाँ का कैलकुलेट करना है, b पॉइंट का। इसका मतलब ये जो भी आएगा dy बाई dx निकाल करके उसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, देखिए a पॉइंट का क्या हमने कोऑर्डिनेट दिया xa, तो x इज इक्वल टू xa को पुट कर देंगे। जैसे ही इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, यहां से हमें m निकल के आ जाएगा, यानी हमें गिवन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लोप मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बाकी कैसे क्या करेंगे अभी हम न्यूमेरिकल लेंगे, उसके हेल्प से हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसमें कुछ भी और थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना है, जिसके बेसिस पे हमें एग्जांपल पूछा जाता है। तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब थोड़ा बहुत समझ में आया, 100% भले नहीं आया हो, लेकिन ठीक है अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो 110% डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हमसे किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, किस तरह से अभी जो हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा था कि स्लोप और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होता है, किस तरह से हम डिफरेंशिएट को स्लोप से रिलेट कर रहे थे, उस पे बेसिस पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेगा और किस तरह से हम उसका आंसर देंगे, ये सारे क्वेश्चन का जवाब हम इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से इस वाले पोर्शन को समझना है
तो आप ऐसा मान के चलिए अभी हमने जो भी समझा, ठीक है, वो थ्योरेटिकल पार्ट था, हमें समझना था, लेकिन जो हमें आगे चल के यूज करना है वो इन्हीं चारों पॉइंट में से है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ में। आपको y और x एक कर्व दे रखा है जो कि यहाँ y इज टू एफ ऑफ एक्स टाइप का ऐसा दे रखा है। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट P। तो जरा ध्यान देखिएगा, अभी देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, तो बहुत सही बात है अगर आपको ये याद है कि अभी अभी कैलकुलेट किया था, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, लेकिन उसको हम यूज कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे समझना है, जो शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर मुझे P पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो जैसा कि अभी बात किया था, हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपल हम P पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी P पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन चला जाएगा। अब ये लाइन इस नीचे वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं केवल एक्स एक्सिस नाम भी नहीं ले रहा हूं, भले यहाँ एक्स है लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ, यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस इधर भी हो सकता है निगेटिव, लेकिन हमें क्या करना है, पॉजिटिव वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको थीटा पी लिख देता हूं, क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ P पॉइंट पे जो स्लोप होगा, यानी स्लोप एट पॉइंट P जो होगा, क्या मैं इसको यही लिखने वाला हूं, tan थीटा P, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये डायग्राम देख के आप बता सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल की, तो ये जो थीटा P होगा वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा P जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। बस मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी आप ये डायग्राम देख के बता सकते हैं कि ये 0-90 के बीच में है और 0-90 के बीच में है। इसका मतलब अगर थीटा 0-90 के बीच में निकल गया, इसका मतलब tan थीटा कहां पे हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, जल्दी बताइए, सेकेंड या फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0-90 डिग्री के बीच में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा। क्या इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P पॉइंट पे स्लोप होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमें अभी क्या किया है, इसका केवल हमने साइन देखा है, लेकिन मान लीजिए हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता या हमें केवल मैग्नीट्यूड भी निकालना होता तो हम कैसे करते। तो यहां से हमने प्लस माइनस तो डिसाइड कर दिया। अब चलिए मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअल जो कंसेप्ट सीखना है, हमने तो ऐसे ही प्लस माइनस देख लिया कहाँ क्या होगा, जो कि अभी हमने समझा था, लेकिन मान लीजिए आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने स्लोप को एक चीज और लिखा था अभी अभी, dy/dx, क्या यही लिखा था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे y और x वाला कर्व है, इसलिए मैं यहाँ पे dy/dx लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ और होगा तो क्या लिखेंगे। तो अभी यही तो समझना है, एक्चुअल कंसेप्ट यही तो है यहाँ। यानी यहाँ ये हुआ कि P पॉइंट का अगर मुझे निकालना है कि स्लोप कितना होगा, तो ये जो भी कर्व दिया रहेगा उसको, यानी देखिए x का फंक्शन है तो हमें x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है। क्या ये बात समझ में आया। हमें कैसे पता चला dy/dx से लिखना है, तो ये देखिए हमें थीटा निकालना है और tan थीटा लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं। तो आपको कुछ देर के लिए समझने के लिए इसको क्या करिए, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको बेस, मतलब dy/dx यानी y/x तरह के हमने लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है P पॉइंट पे स्लोप, तो हम क्या करेंगे, x इज टू xp, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू रहेगी, x इज टू xp, उसको हम क्या करेंगे, इस dy/dx में रख देंगे। यानी हम सिंपल इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे, इस x इज टू xp को जो वैल्यू इसमें रखेंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगी, यहां पे जो भी स्लोप आएगा वो हमें मिल जाएगा P पॉइंट का स्लोप। क्या ये बात क्लियर हुआ। ये बस बेसिक आइडिया आप रखिए, बाकी न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट कर्व के बारे में समझाने वाला हूं। अब देखिए जरा ध्यान से इस कर्व में, तो आपको पता चलेगा कि जहां पे हमने y लिया था वहां x है, और जहां पे हमने x लिया था वहां तो t है, और x का मतलब यहाँ पोजीशन है, जो कि हमने पहले भी बोला, पोजीशन का मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि कहीं किसी टाइम t पे पार्टिकल है कहाँ पे। और हमने एक चीज वहां पे पिछले क्लास में अगर याद होगा तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला कुछ समझा था कि जो वेलोसिटी होती है dx/dt होती है, जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होती है। क्या ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था। उसी चीज को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये x है, ये t है। तो ये बताइए यहाँ पे अगर मुझे P पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो P पॉइंट के स्लोप के लिए आप क्या करिएगा, इस तरह से P पॉइंट पे इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। फिर आप देखिएगा कि यहाँ हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में जो भी रहेगा उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो इसको मैं थीटा एंगल बोल देता हूं, चलिए, या थीटा P बोल देता हूं। हमें यहां पे निकालना है, बताओ स्लोप P पॉइंट पे कितना होगा। तो आप सिंपल बता सकते हैं कि जो P पॉइंट का स्लोप होगा वो स्लोप एट पॉइंट P, चलिए मैं इसको क्या लिखूं, यहाँ पे dx/dt लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे dx/dt लेगा, यहाँ dy/dt नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x और t का कर्व है और tan थीटा होता है स्लोप, और tan थीटा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे तो x/t आएगा, तो यहां से आप dx/dt लिख सकते हैं।
यानी ये बताइए यहाँ पे जो कर्व दे रखा है उसका इक्वेशन कैसा होगा, यानी x इज इक्वल टू टाइम का फंक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ x है y की जगह और x की जगह t, तो यहाँ पुट रखिए x, y की जगह x रखिए और x की जगह t रखिए, तो क्या x इज इक्वल टू f ऑफ t नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो कर्व हमें दे रखा है वो x इज इक्वल टू f ऑफ t टाइप का हमें दे रखा है, यानी ये कर्व टाइम का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस p पॉइंट के स्लोप निकालने के लिए dx अपॉन dt कर देंगे। और अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो dx अपॉन dt वेलोसिटी है। समझ में आया? इसका मतलब ये जो है ये वेलोसिटी है। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, ऐसा कर्व दे देगा x और t वाला, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू xp। इसका मतलब क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी x कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं x इज इक्वल टू xp ले रहा हूं। यानी जब पार्टिकल, देखिए ये कर्व का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है, टाइम के साथ साथ पार्टिकल का पोजीशन ऐसे बदल रहा है, तो जब पार्टिकल x इज इक्वल टू xp पे पहुंचेगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी ये हमें निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें x और t दिखा, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो dx अपॉन dt होगा, और dx अपॉन dt ही क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम dx अपॉन dt निकालेंगे जो कि वेलोसिटी आएगा। हमें इसकी वेलोसिटी किस पे निकालनी है, x इज इक्वल टू xp पे। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू xp की वैल्यू इस डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू में रख देंगे। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट का मुझे ये m की वैल्यू मिलेगा जो कि वेलोसिटी ही कहलाएगा पर्टिकुलर p वाले पॉइंट पे। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब चलिए इसी को हम और भी यूज करते हैं इस थर्ड वाली डायग्राम में। अब यहाँ पे आपको क्या, ये v और t के बीच में कर्व दे रखा है, यानी v का मतलब यहाँ वेलोसिटी है जो हमने पहले भी समझा था, और यहाँ टाइम, t का मतलब टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, p पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है स्लोप। बताओ, सिंपल, मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, बाकी स्लोप से मुझे क्या निकल के आ जा रहा है वो जो कि यहाँ वेलोसिटी आ गया था, यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको कर्व दे रखा है v इज इक्वल टू f ऑफ t, यानी जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन है। इस तरह से आपको कर्व गिवन है, हमें निकालना है p पॉइंट का स्लोप। तो ये बताइए सिंपल आप क्या करिएगा, स्लोप एट पॉइंट p के लिए आप dv अपॉन dt ही करिएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी v बाई टी, तो dv अपॉन dt। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो ठीक है, तो हमेशा dy अपॉन dx ही नहीं लिखना है, कर्व देखना है क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा dv अपॉन dt आएगा कि dx अपॉन dt आएगा या dy अपॉन dx आएगा, वो कर्व डिसाइड करेगा, वो आप मत डिसाइड करिए। तो यहाँ v था, यहाँ t था, तो यहाँ पे dv अपॉन dt आ जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और जरा ध्यान से देखिए तो आपको लगा, अरे ये तो हमें जाना पहचाना सा है, dv अपॉन dt होता क्या है? अगर ये वेलोसिटी है पार्टिकल का और ये टाइम है, इसका मतलब ये हुआ कि dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन हो गया। अरे हो गया कि नहीं भैया, जल्दी बताइए, क्या ये dv अपॉन dt एक्सेलरेशन ही होता है? बिल्कुल होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया, जो स्लोप होगा p पॉइंट का, वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रहा है। हमें कैलकुलेट करना है कि फाइंड स्लोप एट पॉइंट x इज इक्वल टू p। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या करिएगा, x इज इक्वल टू xp की वैल्यू को आप इस डिफरेंशिएशन में पुट कर दीजिएगा, जो भी आएगा, जो कि अभी न्यूमेरिकल में हम समझने वाले भी है। तो यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से जो x इज इक्वल टू xp आप इसमें रखिएगा, तो जो भी वैल्यू आएगा, क्या वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू p पे नहीं आ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो चल रहा है वो इस पाथ पे चल रहा है, तो जब पार्टिकल p पे पहुंचेगा तो उसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा, हमें पूछा जाएगा यही कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये वेरिएबल v इज इक्वल टू f ऑफ t दिया है, इसका मतलब जो dv अपॉन dt होगा एक्सेलरेशन होगा, और वो निकालेंगे कैसे? तो इस कर्व का जो स्लोप होगा p पॉइंट पर, इसका स्लोप ही दे देगा एक्सेलरेशन। तो आप इसको स्टैंडर्ड लिख भी सकते हैं कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, आप अपने लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखिएगा, मैं सिर्फ लिखवा नहीं रहा हूं, कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप वेलोसिटी देता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बाकी ये कैसे क्या दे रहा है आगे जब हम ग्राफ पढ़ेंगे वहां पे सारी चीजें फिर से आएगा। फिर दूसरा आप ये नोट कर सकते हैं इस ग्राफ के नीचे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि यहाँ dv अपॉन dt बनेगा जो कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि स्लोप हम किसी न किसी पॉइंट पे निकालेंगे, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट का क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्लियर हुआ? अब चलिए इससे थोड़ा हटके इस वाले को हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट में, जिसका यूज बहुत ज्यादा ही होगा आगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, और अगर स्ट्रेट लाइन खींचा है तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। ये बताइए, अगर मुझे ए पॉइंट पे स्लोप लिखना होगा तो आप क्या करिएगा, ए पॉइंट पे टेंजेंट खींचिएगा, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट क्या यही लाइन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये बताइए, अगर बी पॉइंट पे स्लोप निकालना हो तो आप क्या करिएगा, स्लोप हमने क्या बोला था, पहले टेंजेंट खींचिए,
फिर उसका निकालिए कितना एंगल से बना रहा है। तो बी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालिएगा तो यही लाइन फिर से बनेगा। और हम वैसे भी देख सकते हैं ये एक सिंगल लाइन है, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए टेंजेंट यही लाइन हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों के लिए ही जो एंगल बन रही है इस हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस के साथ वो सेम बन रहा है। और अगर एंगल सेम बन रहा है तो जो स्लोप होता है, यहां से आप क्लियर बता सकते हैं, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो हमने इसको बोला था tan थीटा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ थीटा मालूम है तो हम इससे सोचेंगे। जब थीटा मालूम नहीं हो, कर्व मालूम हो, तो हम dv/dx इस तरह या फिर dy/dx जो भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से सोचेंगे। तो यहाँ पे बताइए जो स्लोप आया tan थीटा आया, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के लिए अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो बिल्कुल सेम आएगा। देखिए ए के लिए जितना थीटा है उतने बी के लिए भी है, क्योंकि दोनों सेम लाइन है। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो ए पॉइंट का स्लोप होगा वो भी बी पॉइंट का स्लोप होगा। और इसी तरह से कितना भी पॉइंट लेंगे तो सबका थीटा ही एंगल होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। क्या ये क्लियर हुआ? तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्लोप एट एवरी पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज सेम। यानी जो अगर स्ट्रेट लाइन आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दिया है तो स्ट्रेट लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ लीजिए, सभी का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए, बाकी कैसे इसका यूज होगा न्यूमेरिकल में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार नोट करिए, हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो भी अभी तक समझे हैं उसको एग्जाम्पल से किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे और किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी टाइप का नीट 2023 में भी पूछा गया था, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया लगाया होगा, कि थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट अगर मालूम होगा कि स्लोप हम किस तरह से क्या करते हैं, स्लोप और जो डिफरेंशिएशन वाली बात थी उस दोनों में किस तरह से हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और किस तरह से हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी को स्लोप से रिलेट कर रहे हैं, जो कि अभी हमने समझा था। अगर थोड़ी थोड़ी बातें अगर आपको मालूम रहा होगा तो ये क्वेश्चन तो कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए मैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको फाइंड करना है कि फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन मोशन 1 और 2। यानी आपको निकालना है कि 1 और 2 दो आपको इक्वेशन दे रखा है, यानी दो पार्टिकल है जिसका इक्वेशन आपको अलग अलग कुछ अलग अलग एंगल पे दे रखा है। और आपसे ये कैलकुलेट करना है कि जब बताओ पार्टिकल जो 1 वाले पाथ का होगा और जो दूसरे वाले पाथ पे चल रहा है उस दोनों के जो भी वेलोसिटी होगी उसका रेशियो कितना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट वाले पाथ है उसकी जो भी वेलोसिटी होगी मैं v1 बोल देता हूं, और सेकंड वाले पाथ है इसकी वेलोसिटी को मैं इस तरह से v2 बोल देता हूं। क्लियर है क्या यहां तक? अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने एक चीज आपको बताया था, और वो चीज क्या बताया था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, यानी जो xt कर्व होगा उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अभी बात किया था कि नहीं? और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी ही तो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जरा ध्यान दीजिए, हमें मालूम है जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं वही चीज लिख रहा हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया था, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो स्लोप हो जाएगा। और स्लोप निकालने का दो तरीका आपको मैंने बताया कि अगर कर्व का इक्वेशन दिया है तो dy/dx टाइप का आप सोचिए, यहाँ के लिए आप dx/dt सोच सकते हैं। लेकिन जब आपको थीटा गिवन हो तो आप tan थीटा से सोचिए, क्योंकि स्लोप जो है उसी को dy/dx भी बोला था और tan थीटा भी बोला था। तो जो भी गिवन होगा, कर्व का इक्वेशन गिवन होगा तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, अगर थीटा गिवन होगा तो हम सीधा tan थीटा से निकालेंगे, जो कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। क्या यहाँ पे वेलोसिटी को tan स्लोप और स्लोप को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई शर्माने वाली और घबराने वाली बात तो है ही नहीं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे v1 निकालने जा रहा हूँ, और v1 के लिए आप क्या करिएगा, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करना है 10, और 1 वाला देखिए कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल वाले के साथ, तो जरा ध्यान से देखिए तो 30 डिग्री बना रहा है। इसका तो ये हुआ कि यहाँ पे tan 30 डिग्री हो जाएगा, और आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। आपको ये याद होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर तो आप v2 निकालिएगा तो क्या निकालिएगा यहाँ से tan, और इसके लिए देखिए v2 यानी दूसरे वाला पाथ इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए यही एंगल बना रहा है 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे ये 30 डिग्री बनाया था पहला वाला। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 60 डिग्री, और जो 60 डिग्री होता है tan का वो होता है √3। तो आपको यहाँ से मिल चुका है कि v1 और v2 कितना होगा। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि आपको दोनों का रेशियो पूछा गया है। तो आप यहाँ जरा ध्यान दीजिए, 1 का आप क्या लिखिएगा 1/√3, और यहाँ पे √3। अब जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा जो भी करना होगा, यानी यहाँ से जो v1/v2 आया वो कितना आ गया 1/3। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो स्लोप का कंसेप्ट देखा था उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आई गेस इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है अगर आपने इससे पहले समझ लिया होगा, और समझ लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी समझाने वाला पॉइंट था, जो भी ध्यान देने वाला था, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप अगर थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो नहीं समझने की तो सवाल ही नहीं हो सकती। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप देखिए, मैं कहूँगा कि एग्जाम्पल में सोल्यूशन जो कर रहा हूँ उससे पहले आप खुद करके देखें।
कि क्या आपसे अब ये सोल्व हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा तो कहाँ प्रॉब्लम है, अगर हो रहा है, अगर गलत हो गया तो मिस्टेक कहाँ हुआ ये आप फाइंड करिए, क्योंकि जो मिस्टेक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको फाइंड आउट करें, क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता वो तो बिल्कुल नहीं आता। तो जो मिस्टेक हो रही है इसका मतलब वो हमसे बनने वाले होते हैं, है ना, जो कि हम थोड़ा भी अगर एफर्ट लगाएंगे तो वो सही हो सकता है। तो उस पर आप फोकस करिए कि हमसे मिस्टेक क्या हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही आपको निगेटिव करवाता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमसे पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एट 3 सेकंड एंड एट 5 सेकंड। ठीक है, अब इसको वन बाय वन, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्व जो है वो x और t का दिया है, यानी पोजीशन और टाइम कर्व दिया है। और पोजीशन टाइम कर्व में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसका स्लोप ही हो जाएगा। जो इस कर्व का स्लोप देगा वो पार्टिकल का क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एट x इज टू 1 सेकंड पे, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज टू 1 सेकंड, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कर्व है, ये जो 1 सेकंड आ रहा है वो कर्व पे कहाँ पे आ रहा है, तो जरा ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पे 0 और 2 सेकंड के बीच में ही होगा 1 सेकंड कहीं यहाँ पे। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये बताओ कि इस पॉइंट का स्लोप कितना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड कैलकुलेट यानी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी जो होगा वो xt कर्व का स्लोप ही तो होगा। और अभी हमने बताया था किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना है, इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचिए, उसका स्लोप निकालिए, वही हो जाएगा उस पॉइंट का स्लोप। क्या क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है t इज इक्वल टू 1 सेकंड वाला, वो कर्व पे यहाँ कहीं होगा, यानी हमें यहाँ इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। अब देखिए यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो आपको मालूम है ये जो पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसका एंगल जो भी होगा यहाँ से, मान लीजिए ये थीटा है, तो इसका एंगल जो भी होगा, क्या इस पॉइंट का भी टेंजेंट यही स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, तो वही हो जाएगा। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि टेन थीटा, ना तो हमें थीटा मालूम है, और थीटा मालूम होता तो आराम से निकाल लेते, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, और अभी हमने एक नीचे एक पॉइंट लिखा था पीछे वाले जो हमने समझा था उसमें, कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर कोई सा भी आप पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। कैसे? तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो स्लोप के इक्वल होगा, और स्लोप होता है टेन थीटा, या उसी को dy बाई dx बोलते हैं। तो यहाँ पे dy बाई dx या dx अपॉन dt तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ कर्व का इक्वेशन हमें नहीं मालूम, तो हमें टेन थीटा से ही जाना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, या फिर अब दूसरे तरीका ये भी है कि टेन थीटा मालूम है, मतलब हमें परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना है, ये भी हो जाएगा स्लोप। तो जरा ध्यान दीजिए, हमें मालूम है जितना स्लोप यहाँ का होगा उतनी ही हर एक कंप्लीट लाइन का होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ जो कि इसी लाइन पे है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यहाँ का जो स्लोप होगा वही यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे है, और सेम स्ट्रेट लाइन पे कितना भी पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट का स्लोप सेम होगा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, आपको ये, अगर मैं आपको ये ट्रायंगल अगर आप ले रहे हैं, ये ट्रायंगल अगर आप ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपको बेस तो मालूम है 1 सेकंड है, लेकिन क्या आपको हाइट मालूम है? नहीं मालूम है। तो आप कैसे परपेंडिकुलर बाय बेस निकालिएगा? नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए अगर मैं इस वाले पॉइंट को यहां ना लेके यहां पे ले लूं, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे है, और सेम स्ट्रेट लाइन पे कितना भी पॉइंट हो स्लोप सेम होता है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। समझ में आया? और क्यों? वो भी रीजन हमने बताया था, थीटा सेम होगा। तो यहां पे बताइए, क्या इस पॉइंट का स्लोप आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें मालूम है ये कितना है। तो ये बताइए, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज मिस है, आप इसको क्या करिएगा, इसको 10 लिख लीजिएगा, है ना। ये हमने नहीं लिख के दिया अभी, ये 10 दे रखा है। अब ये 10 किस में होगा? मीटर में होगा, क्योंकि ये एक्स पोजीशन है तो मीटर में होगा। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, तो क्या मैं इस पॉइंट का स्लोप लिख सकता हूं? अब बताइए, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेंजेंट यही बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यही तो एंगल हमें लिखना है ना, टेन थीटा। तो इसके लिए टेन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो क्या परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लिख सकता हूं? और बताइए, परपेंडिकुलर कितना है? 10, और बेस कितना है? 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आया। अब एक चीज और आता है, हमने स्लोप लिखा है, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो 5 तो वैल्यू आ गया। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो ये बताइए, इस वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट ये बना, यानी थीटा जो है वो 0 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस 10/2 इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी का यूनिट होगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? हमने देखिए इस पॉइंट की डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसी लाइन पे एक दूसरा पॉइंट लिया जो कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे एकदम टच करता हुआ होगा। अब दोनों पॉइंट सेम लाइन पे है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। इसी बात का हमने फायदा उठाया और इस वाले पॉइंट के लिए स्लोप कैलकुलेट किया, क्योंकि इसके लिए हमें सारे डायमेंशन मालूम है। क्लियर है? फिर चलिए दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी फाइंड करो एट t = 3 सेकेंड। आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आसान है अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दे रखा होगा स्टार्टिंग से।
चलिए t इक्वल टू 3 सेकेंड देखेंगे तो 2 और 4 के बीच में आएगा, मतलब इधर कहीं आएगा। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हमें निकालना है इस पॉइंट का स्लोप कितना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप बताओ। इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा क्या यही लाइन होगा। और जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। और हमने एक पॉइंट लिखा था कि जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो तो स्लोप 0 होता है। आपको बोला था अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए, कि आपने नहीं लिखा है, आप उसको जरूर लिखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये अगर ये पैरेलल है तो थीटा 0 और थीटा 0 तो tan थीटा से वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल का स्लोप 0 होता है और यहाँ जो स्लोप है वही पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब चलिए इस तरह से हम देखने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। अब देखिए जैसा फर्स्ट पार्ट था एग्जैक्टली 5 सेकेंड पे आपको करना है। कैसे? तो देखिए 5 सेकेंड 4 और 8 के बीच में ही कहीं होगा, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पे कहीं होगा। क्या क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब बताइए आपको क्या करना है, 5 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट होगा उसका स्लोप निकालना है। और फिर से वही बात, इस पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल यही स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमें इसका स्लोप निकालने के लिए हमें इसका कर्व का इक्वेशन तो दे नहीं रखा कि हम dy बाई dx कर देंगे, तो हमें tan थीटा से चलना है। अब थीटा की अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब थीटा देखिए हमने यहाँ से हमेशा मेजर किया है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर देता हूँ। क्यों? अब उसको जरा ध्यान से आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये बताइए अगर मैं यहाँ से थीटा लेता हूँ, पहले तो ये बताइए पॉजिटिव स्लोप होगा या निगेटिव? क्यों हमने यहाँ पे क्यों इधर से लिया? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इधर से लेता हूँ, अगर मैं इधर से लेता हूं तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा, तो स्लोप क्या होगा? निगेटिव। तो थीटा आप इधर से अगर लीजिएगा और इधर से लीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मालूम है, अगर ये जरा ध्यान से सुनिएगा, मानिए अगर इस वाले लाइन का स्लोप मुझे ऑलरेडी पहले से मालूम है कि अगर निगेटिव है, तो अगर निगेटिव मैं पहले से ही बोल रहा हूं तो बाकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 और 90 डिग्री के बीच वाला एंगल पे ही तो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो जरा ध्यान से देखिए, ये बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और जैसे हमने इसके लिए बात किया था वैसे अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इस पॉइंट का स्लोप आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइट नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे जो कि इसी कर्व पे है और ये दोनों पॉइंट सेम कर्व पे है, तो जितना स्लोप यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का भी होगा। अगर मैं इस पॉइंट के लिए बात करूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे यहाँ पे बहुत सही बनता हुआ दिख रहा है, जिसका जो हाइट है यहाँ से यहाँ वो 10 है और जिसका जो बेस है वो 4 से 8। यानी ये बताइए ये गैप कितना का हो जाएगा? 4 से 8 मतलब 4 हो जाएगा ना। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये 8 है, ये 4 है, तो ये 4 का गैप होगा। यहाँ पे ये 0 था, ये 2 था, तो यहाँ पे पूरा गैप 2 का था, इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ इसका स्लोप कितना है, तो प्लस माइनस मैं बाद में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय बेस यानी 4 लिखिएगा। अब इतना मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमें बात करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो ये बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन के लिए आप देखिएगा तो सिंपल क्या होगा, ये एंगल जरा ध्यान से देखिए तो 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा यानी 90 180 के बीच में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में tan थीटा क्या होता है? निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे माइनस आना चाहिए, हमने पहले से माइनस लगा दिया। क्या समझ में आया आपको? हमने कैलकुलेशन करके माइनस नहीं लाया, हमने बस कंसेप्ट को लगाया कि 90 से ज़्यादा एंगल बनना मतलब स्लोप तो निगेटिव होगा, तो हमने स्लोप निगेटिव लिख लिया। बाकी स्लोप होगा कितना, तो उसके लिए हमने सीधा लिख दिया परपेंडिकुलर बाय बेस, सीधा मैग्नीट्यूड लिख दिया, उसमें हमने साइन को देखा ही नहीं। समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे इस तरह से जो भी स्लोप आया वो 10/4 आ गया, यानी इसको आप जब सोल्व करिएगा तो -2.5 मीटर पर सेकेंड ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि किस तरह से हम स्लोप का कंसेप्ट सीखे, किस तरह से स्लोप को और डिफरेंशिएशन को, या जो भी वेलोसिटी है, जो भी हमें पोजीशन का कुछ कर्व दे रखा है, वहाँ से हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें फिर मैं आगे रेक्टिलिनियर मोशन जब ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से ये सारी चीज़ें आने वाली है, इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, तो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वहाँ क्वेश्चन समझ में आएगा, और यहाँ तक कि आप उसको क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन देखे आप खुद भी कर पाइएगा आगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस सारी चीज़ों को, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ाया, जो भी अभी एग्जाम्पल करवाया है, वो सारी एग्जाम्पल को खुद भी करके देखिए बिना सॉल्यूशन देखे। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आप इस सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।